डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत में हो रहे बदलावों की जानकारी हम आप तक सही समय पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सके। आज भी हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों दिखाते हैं आपको सीधा क्या कुछ खास है, सीधा मंत्रालय से। कृषि भवन के डीडी स्टूडियो में आए किसानों ने प्राकृतिक खेती के बारे में क्या कुछ खास जानकारियां साझा की हैं। आइए दिखाते हैं आपको। मैं एक प्रोग्रेसिव फार्मर के रूप में पहचाना जाता हूँ। मेरे पास लगभग 60 एकड़ ज़मीन है, जिसमें लगभग मैं 20 एकड़ ज़मीन में बागवानी की फसल करता हूँ। बाकी ज़मीन में गेहूँ, चने, मसूर, सोयाबीन आदि क्रॉप लेता हूँ। और ये जो मैं बागवानी की जो फसल करता हूँ, कोशिश मेरी ये रहती है कि लगभग ये मैं प्राकृतिक रूप से जैविक खेती के रूप में करता हूँ, जिसमें मैं अपने फार्म पर गोबर की खाद से मैं केचुआ बनाता हूँ। केचुआ से जैविक खाद बनती है, जो खेती के लिए, मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसी के साथ साथ हमारे खेत पर मेरे पास 9 गिर गाय, देसी नस्ल की गाय, गिर गाय, साहिवाली गाय, 9 मेरे पास पशुधन है, जिससे कि हमारी खेती की लागत कम होती है। और जो अतिरिक्त मुनाफा होता है हमें दूध के रूप में, उससे हमारा खर्च चलता है। और उसके जो पशुधन का जो गोबर है, उससे हमारी खेती होती है। और खेती में हमारा जो रासायनिक खाद का जो खर्च है, वो लगभग 75% हमने कम करके 25% पे आ गए। धीरे धीरे 1 से 2 वर्ष में हम उस खर्च को शून्य कर देंगे, जैसा कि जैविक खेती में होता है। भारत सरकार की मंशानुसार मैं 1-2 वर्ष में पूर्ण प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हूँ। अभी भी मैं पूर्ण प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, पर मैं आज आपको ये बताने में मेरी बड़ी खुशी की बात है कि जो प्राकृतिक खेती करने में आनंद है, एक तो उसमें क्या होता है कि फसल की क्वालिटी सुधरती है, दूसरी बात उसमें उच्च गुणवत्ता रहती है उसके स्वाद में, दूसरी बात उससे हमारा स्वास्थ्य सुधरता है, पर्यावरण सुधरता है। और सबसे बड़ी बात यह कि उससे किसानों का खर्च जीरो होता है और आमदनी अच्छी होती है। सभी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती की ओर सभी जाए और अपनी खाद्य को, अपनी ज़मीन को सुधारें, ताकि आने वाले भविष्य में ज़मीन की गुणवत्ता का सुधार हो। और भोजन जो आज तरह तरह की बीमारियां हो रही है, वो प्राकृतिक खेती करेंगे तो भी अपन बच पाएंगे। यही मेरा अनुरोध सभी किसानों से है। गाय पाले और गाय का गोमूत्र गोधन है, वो उसी को अपना कर अपनी खेती को उपजाऊपन बनाएं, ताकि भविष्य में इसकी दुर्दशा से बच सकते हैं। आने वाले समय में किसी प्रकार की जो बीमारी आ रही है, उससे तभी बचा जा सकता है तब आप प्रकृति की ओर, खेती की ओर जाएंगे, ताकि अन्न जो है वो शुद्धता से प्राप्त हो। अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। भारत सरकार कृषि में आधुनिकीकरण और नई तकनीकों के इस्तेमाल के लिए हमेशा ही जागरूक रही है और किसानों को इसके लिए हमेशा ही प्रोत्साहित करती नजर आई है, ताकि भारतीय कृषि को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान कर सके। कृषि में नई तकनीकों के बारे में आइए जानकारी हासिल करते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से।
मौसम में हो रहे परिवर्तन से फसल को बचाने के लिए समय पर कटाई और मढ़ाई कर लेनी चाहिए ताकि फसल को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। किसान भाई अगर परंपरागत या पुराने यंत्रों से रबी फसलों की कटाई मढ़ाई का काम करते हैं तो इसमें कई तरह की मुश्किलें आती हैं। साथ ही समय व श्रम भी अधिक लगता है। आधुनिक कृषि यंत्रों से कटाई और मढ़ाई का काम करना ही किसान भाइयों के लिए फायदेमंद होता है। इन कृषि यंत्रों की सहायता से काम आसान हो जाता है, साथ ही समय व श्रम दोनों की बचत होती है। ऐसे में इन यंत्रों की उचित देखभाल और रखरखाव की जरूरत होती है। तैयार रबी फसलों की कटाई और मढ़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले कई यंत्र हैं, जिनमें स्वचालित कंबाइन हार्वेस्टर, स्वचालित वर्टिकल कन्वेयर रीपर, ट्रैक्टर चलित वर्टिकल कन्वेयर रीपर और ब्रश कटर प्रमुख हैं। इन आधुनिक मशीनों द्वारा तैयार फसलों की कटाई मढ़ाई से लेकर गहाई, साफ सफाई, खरपतवार निकालना सहित दानों को एकत्रित करने का काम भी किया जा सकता है। ये सुविधाजनक उपकरण किसान भाइयों के काम को आसान बनाने में बहुउपयोगी हैं। ऐसे में कृषि यंत्रों का उचित रखरखाव करना चाहिए ताकि इन कृषि यंत्रों को कोई नुकसान न पहुंचे और वे बगैर खराब हुए लंबे समय तक खेती के कामों में इस्तेमाल किए जा सके। कटाई और मढ़ाई के कामों में उपयोग लाए जाने वाले इन कृषि यंत्रों को काम खत्म होने पर अच्छी तरह से पोंछकर और सुखाकर सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। काम से पहले और काम के बाद में यंत्रों के नट बोल्ट की जांच कर लें। इन यंत्रों के घूमने वाले हिस्सों में मोबिल ऑयल और ग्रीस जरूर डालें। साथ ही समय समय पर साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखें। जहां तक हो सके काम खत्म होने पर मशीनों को ढक कर रखें। किसान भाई अपने कृषि यंत्रों का उचित रखरखाव करने से इन कृषि यंत्रों का बचाव करने में सफल हो सकेंगे और पूरे साल इन यंत्रों का इस्तेमाल खेती में कर अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट के माध्यम से हमारे देश के जो अलग अलग क्षेत्रों के सफल किसान हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप उनकी दास्तान जान सकें, उनकी चुनौतियों को समझ सकें और उनसे प्रेरित होकर अपनी भी सफलता की एक नई कहानी लिख सकें। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, आइए जानने के लिए नजर डालें सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। नंडला गांव, शिमला, हिमाचल प्रदेश, छुआरा वैली की महिला सब्जी उत्पादक ग्रुप की प्रधान सुषमा भारद्वाज ने बताया कि इनके क्षेत्र में सेब की अच्छी पैदावार होती है, जिसमें से सेबों की कैटेगरी भी बांट दी जाती है। बाजार में
ए ग्रेड के सेबों की अच्छी मांग होती है, लेकिन जो सेब थोड़े आकार में छोटे होते हैं, जिन्हें बी कैटेगरी में रखा जाता है, बी ग्रेड की सेबों को मंडी में उचित दाम नहीं मिल पाता। ऐसे में उन सेबों की प्रोसेसिंग कर सेब के अन्य उत्पाद जैसे जैम, जेली, मुरब्बा और चटनी बनाई जाती है, जिसे बाजार में अच्छे दामों पर बेचा जाता है। इनके समूह को सेब प्रोसेसिंग से जुड़े लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। इन्होंने बताया कि इनके क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने इन्हें और इनसे जुड़े अन्य महिलाओं को सेब प्रसंस्करण के काम से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। नंडला गांव, शिमला, हिमाचल प्रदेश, छुआरा वैली की महिला सब्जी उत्पादक ग्रुप की प्रधान सुषमा भारद्वाज ने बताया कि उनके क्षेत्र में सेब की प्रोसेसिंग किस प्रकार की जाती है। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। सबसे मुख्य फसल है अब एप्पल, क्योंकि सेब पे ही हम काम करते हैं, क्योंकि ये हमारी आमदनी का स्रोत है एक। जो हमारा ए ग्रेड का सेब होता है वो तो हमारा मार्केट में अच्छा बिक जाता है। जो बी ग्रेड का सेब है, क्योंकि अच्छा तो है बी ग्रेड का सेब, ये कि उसकी थोड़ी हमारे पास मार्केट नहीं मिलती, इसलिए हमने सोचा क्यों ना फूड प्रोसेसिंग पे काम करें। बी ग्रेड का ये ना समझो कि लोग कि बी ग्रेड सुन के ये ना करे कि ख़राब सेब का जैम बनाते हैं। बी ग्रेड ऐसा नहीं है, थोड़ा आकार में छोटा होता है, मतलब कई बार हिल्ड ओला पड़ जाता है, उसके दाग पड़ जाते हैं, इसलिए हमारे मंडी में नहीं बिकता। इसलिए हमने सोचा क्यों ना फूड प्रोसेसिंग पे काम करें और अच्छा दाम ले। तो हमने फिर है तो हमारी महिलाएं बहुत है, ग्रुप तो हमारा बहुत बड़ा है, महिला मंडल में बहुत लेडीज़ है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, इस कारण हम 3 लेडीज़ है इस पे आ गया है। मतलब 2-3 सालें हो गई हमारे को इसमें काम करते हुए फूड प्रोसेसिंग पे, जिसमें हम बनाते हैं जी जैम, एप्पल जैम हो गया, एप्पल चटनी हो गया, एप्पल सॉस हो गया, प्लम एपिटाइज़र हो गया, साथ में हम एक गेहूं का शीरा जो कि लेडीज़ों के लिए और बॉर्न बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको भी बनाते हैं। जैसे हम जैम बनाते हैं तो शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखते हैं हम, क्योंकि साफ़ सुथरे हम ग्लव्स पहन के और एप्रन वगैरह टोपी वगैरह पहन के हम काम करते हैं, बिल्कुल शुद्धता से। कोई भी मतलब साफ़ सफाई बिल्कुल होनी चाहिए इसमें, क्योंकि जैम बन रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम एप्पल प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम एप्पल जैम बना रहे हैं 3 महिलाएं मिलकर। ये हमारा एक ग्रुप है महिला सब्जी उत्पादक, जिसको हमें आगे बढ़ाकर जो है हम फूड प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने एप्पल जैम तैयार किया है। इसके लिए हमें सभी लोगों का सहयोग मिला है, KVK और रोडू और GIZ। इसके लिए हमने GIZ से पहले कोटगढ़ में ट्रेनिंग ली, उसके बाद जो हमने घर आकर अपना एक छोटा सा ये बनाना शुरू किया, जिसमें हमने एक अपना वो ब्रांड बनाया है RBS। इसमें हम 3 महिलाएं काम करती है, जो कि हमने जो ब्रांड बनाया है वो RBS हम तीनों के नाम है, R से रानू शर्मा और B से बसंतरा और S से सुषमा शर्मा। ये हमारा एक ब्रांड है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस को हम थोड़ा आगे बढ़ाए। हमारा जो सेब है वो A ग्रेड तो हमारा आगे मार्केट में जाता है, जो हमारा B ग्रेड होता है उसको हमें अच्छा टेबल नहीं मिल पाता, इसलिए जो है हमने उस B ग्रेड जो सेब है उसका जो है हमने ये तैयार करने की सोची है। वसुंधरा शर्मा भी इस स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तीसरी महिला है, जो सेब प्रसंस्करण का काम कर रही हैं और अच्छा लाभ कमा रही हैं। इन्होंने बताया कि पहले वो केवल सब्जी उत्पादन से जुड़ी थी, जिससे आमदनी ज्यादा नहीं होती थी। चूंकि सेब हिमाचल की मुख्य फसल है, ऐसे में सेब प्रसंस्करण से जुड़कर वो साल भर अच्छी आमदनी कमा रही हैं। सीज़न के टाइम में तो हमें सेब खाने को मिलता है, लेकिन ऑफ सीज़न में जो है ये सब चीज़ें नहीं रहती, तो फूड प्रोसेसिंग करके जो है हम इसे रखते हैं और इसको पेवर्टी में जो है मतलब बनाते हैं। अब बाज़ार से जो हम केमिकल वाली आइटम ले रहे हैं, पैसा भी लग रहा है, केमिकल वाली आइटम भी ले रहे हैं, लेकिन हमने क्या सोचा कि भाई हमारे अपने बच्चों को, देश के बच्चों को कोई अच्छी चीज़ मिल जाए जो घर में बनी हो, अपनी शुद्धता के साथ बनी हो। उनका एप्पल प्रोसेसिंग पे जो है काम करते हैं। फिर इसमें जो हम जैम, चटनी, ये सब चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि जैम भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, हर घर में बच्चे खाते हैं,
तो हमने सोचा ये जो है कमाई के लिए भी अच्छी बात है और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी बात है। जैसे लोग ठंडा लेते हैं बाज़ार से, तो इसके लिए जो हमने सोचा कि भाई घर में फसलें तो हमारी अपनी होती है, तो इसे जो है एपेटाइज़र बनाते हैं जो हम घर में जो है ठंडे के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। मार्केट से जो हम ठंडा वगैरह लेते हैं वो इतना शुद्ध नहीं होता, उसमें केमिकल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ा होता है। तो इसलिए जो है कुछ महिलाओं को अपने साथ में जोड़कर हम ये सब चीज़ें जो है प्रोसेस करते हैं। सेब की लोकप्रियता और बाजार में साल भर इसकी मांग को देखते हुए सेब के प्रसंस्करण के विषय में अपनी नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों से सलाह लेकर और प्रशिक्षण प्राप्त कर अन्य किसान भी सेब से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने में सफलता हासिल कर सकते हैं और अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तू पर्यावरण तो खराब करेगा, ये हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना ही जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के होज हैं। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड की। एक कार्ड है, यानी कि एक रिपोर्ट कार्ड है हमारे खेत की मिट्टी की, जो उसकी सेहत को बयां करता है, उसमें किस चीज़ की कमी है और हम उसकी आपूर्ति कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताता है। तो अभी तक अगर आपने नहीं बनवाया है अपना सॉइल हेल्थ कार्ड, तो आपको बता देते हैं इसको बनवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो।
किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया और इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई सवाल है हमारे कार्यक्रम के लिए, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें krishiddarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो देखना चाहते हैं आप हमारा प्रोग्राम ये दोबारा से, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।